पढ़ने वाले हैं क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, वैसा अधिकार जो कि राज्य के लिए हानिकारक हो, हानिकारक नहीं उसके लिए घाटा हो सीधा, और लोगों के लिए क्या हो? फायदेमंद हो। मतलब ये देश के लिए क्या है? घाटा का सौदा, और जनता के लिए क्या है? फायदा का सौदा। ठीक है। और इस अधिकार को सरकार तक छीन नहीं सकता है। इस अधिकार को सरकार तक भी क्या कर सकता है? छीन नहीं सकता है। कुछ स्थिति है जिसमें से कुछ कुछ अधिकार छीना जाते हैं आपातकाल की स्थिति में। ठीक है ना। मौलिक अधिकार सबसे पहले लिया कहां से गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका से। कहां के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। इसको कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार शुरुआत में क्या वो था? 7 गो। शुरुआत में क्या वो था? 7 गो। लेकिन फिलहाल में क्या वो है? 6 गो। कौन सा अधिकार हट गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले कहां कहां में था? एक 19 के एफ में, एक था 31 में, एक था 19 के एफ में, एक कहां था? और कौन से संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा करके कहां रख दिया गया? 300 के क में, 300 के क में, या 300 के ए में कह सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से कहां तक है? 18 तक। अच्छा, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है ना। तो 12 में की है, 13 में की है, उतना कुछ खास नहीं है। मौलिक अधिकार की परिभाषा है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। तो शुरुआत करते कहां से? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से कहां तक? 18 तक। चलिएगा, सबसे पहला अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। मतलब चाहे गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, सबको कानून एक नजर से देखेगा। कौन अनुच्छेद में लिखल है? 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कोई। न किसी का जाति देख करके, किसी का वंश देख करके, किसी का लिंग देख करके किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर कोई ब्राह्मण जाति का बैठा है, यहाँ पर कोई डोम जाति का बैठा है, फिर भी दोनों क्या है? समान है। ऐसा नहीं है कि उसको बोलेगा तुम ब्राह्मण है तुम नीचे उतर जाओ, तुम डोम है तुम नीचे उतर जाओ। बात समझ रहे हो? तो क्या प्रकार का है? 1 2 3 4 5 क्या प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में क्या? समानता। मतलब कि सरकारी नौकरी में सबको एक समान नजर से क्या किया जाएगा? देखा जाएगा। कौन अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 16 में। और इसी में है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण भी। पिछड़े वर्ग के लिए क्या? आरक्षण। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कौन अनुच्छेद में है? 16 में। कौन अनुच्छेद में है? चलिए, अगला हम लोग पढ़ लेते हैं अनुच्छेद कितना? 17। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है बताना हमको? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। वो नीचे गीता। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद कितना? 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। मतलब कि अस्पृश्यता। कहने का मतलब क्या है? किसी से छुआछूत की भावनाहीन भावना नहीं रखेंगे, जो कि पहले था। पहले क्या था? था ऐसा चीज। ठीक है ना। और ये किस अधिनियम के तहत आया? अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत। अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले जमाने में उपाधि हुआ करता था, अगर तुम लोग पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी ना। सर की उपाधि, नाइट की उपाधि, ये सब उपाधि पहले होता था। तो ये सब उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में लिखा हुआ? अनुच्छेद 18 में। लेकिन कुछ कुछ है, जैसे कि किसी को अगर भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, तो उस सबको उपाधि की श्रेणी में नहीं रख सकते हम लोग। ठीक बात समझ गए हम। 14 में क्या था? कानून के समक्ष समानता। 15 में जाति, धर्म, लिंग, इस सब के हिसाब से भेदभाव। 16 में सरकारी नौकरी में समानता। और पिछड़ा वर्ग में क्या है? इसमें आरक्षण भी है। 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। चलिए आ जाइए, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सबसे पहला है 19 में भाषण, प्रेस, विचार, संगठन इत्यादि की क्या? आजादी। मतलब भाषण दे सकते हैं, प्रेस मतलब कि मीडिया वाला चीज हो गया। ठीक है ना। विचार हो गया, मतलब ये सभी चीजों का क्या? आजादी। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 19 में। 19 का ए बी सी डी ये टोटल चीज है जो कि नहीं लिखा गया। ठीक है ना। इसमें 19 के एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार। 19 के एफ में क्या था?
संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हटा दिया गया, और कहाँ रख दिया, 300 के ए में भाग 12 में क्या कर दिया गया, उसको रख दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार, लेकिन अब क्या है, सिर्फ के कानूनी अधिकार है गया। बात समझ रहे हो। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि। इसका मतलब क्या हो गया कि अपराध किया है अगर कोई आदमी, तो जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको सजा नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर किसी का मर्डर हो गया, उसमें 3-4 आदमी को सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार कर लिया, तो जब तक किसी आदमी का दोष क्लियर ना हो जाए कि हाँ भाई चलो यही मारा है, न्यायालय से उसको अगर सजा मिल ना गया तब तक उसको सजा नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो। और सजा मिलेगा तो उस समय के हिसाब से जब उस आदमी की मृत्यु हुई थी। ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले अगर मर्डर करने का सजा था फांसी, और अभी हो गया अगर जो मान लो 5 साल का जेल, तो क्या होगा, उसको फांसी ही होगा, क्योंकि उस समय क्या किया गया था, वो भला मर्डर किया गया था। बात समझ रहे हैं। 20वां तो हो गया। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। हम लोगों को कैसा अधिकार है, जीवन जीने का। अगर अभी कोई लोग आ जाए, तानाशाह आ जाए, बोले क्या कि भारत का जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुका है, सबको मार दो, भारत की सभी जनताओं को क्या कर दो, मार दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत नहीं हो सकता? अनुच्छेद 21 के तहत। जैसा कि जर्मनी का हिटलर के बारे में सुना होगा तुम लोग। जर्मनी का जो हिटलर था ना, बस इसी कारण से 60 लाख ज्यूस को मार दिया, 60 लाख ज्यूस को मार दिया, क्योंकि उसका दूसरा धर्म था। 2 लाख पोलिश को मार दिया, मतलब पोलैंड के आदमी को 2 लाख को मार दिया, ऐसे ही इतना तानाशाह था। तो ये अनुच्छेद 21 जो हम लोगों को कैसा अधिकार देता है जीवन जीने का, ठीक है ना, अपना जीवन साथी चुनने का, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21। 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा है? निःशुल्क शिक्षा। और ये जो नियम आया था, कानून, इसको कहते क्या है? आरटी। क्या कहते हैं? आरटी, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। कब आया था? 2009 में। और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2000। इसीलिए तुम लोग देखता होगा कि 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होता है स्कूल में। मार्च रहता है ना बंद, और 1 अप्रैल से क्या होता है? नया सेशन चालू हो जाता है। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से क्या? संरक्षण। गिरफ्तारी से क्या चीज है? संरक्षण, ठीक है ना। और संरक्षण भी है ना 3 प्रकार का है। सबसे पहले तो किसी आदमी को अगर गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा कि किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो, क्या काम किया है। क्या समझ रहे हो? दूसरा है क्या? 24 घंटा में उसको कोर्ट में पहुंचाना ही पहुंचाना है। 24 घंटा के अंदर कहाँ पहुंचाना है? उसको कोर्ट में पहुंचाना है, आने और जाने का समय को छोड़ करके, और बीच में अगर संडे पकड़ा गया उसको छोड़ करके। मतलब कि 24 घंटा तक वो कहाँ रह सकते, कहाँ होना चाहिए? कोर्ट में होना चाहिए। अगला है मनपसंद वकील चुन सकते हो। अगर कोई आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह आदमी अपना मनपसंद क्या चुन सकता है? वकील चुन सकता है। बात को समझ रहे हो? चलिए आ जाइए अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगला अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से कहां तक है? 24 तक। सबसे पहला अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी। किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं हम लोग। कोई भी आदमी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता। अगर उसका मन है करने का तो कर सकता है, नहीं तो पहले जमाना में बेगारी होता था। मैं समझ रहे हो? जैसे कि अगर किसी के माता पिता कर्जा ले लिए तो अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बंधुआ मजदूरी करते गुजार लेगा वो, ठीक है ना। तो बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? जबरन उससे श्रम करवाना। बलात् श्रम और बाल श्रम दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक चीज मत बुझना। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती मजदूरी करवाना किसी से, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम का मतलब क्या हो गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी जानलेवा जगह पर या कारखाने में या किसी फैक्ट्री में काम करने से क्या है? रोक है, क्योंकि वहां उसके जान को क्या है? खतरा है। बात समझ रहे हैं? अगला क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 से कितना, 28। अनुच्छेद 25 में क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसमें होता क्या है इसे समझना। कोई आदमी अपने मन से किसी भी धर्म को चुन सकता है, कोई भी आदमी होगा अपने मन से किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, चुन सकता है। अगर मेरा मन है मुस्लिम धर्म चुनने का तो चुन सकते हैं, ईसाई धर्म चुनने का तो चुन सकते हैं, सिख धर्म चुनने का तो चुन सकते हैं, है कि नहीं है। या कोई आदमी का निजता है कि चलो मुस्लिम धर्म में दाढ़ी रखता है, सिख धर्म में अपना पगड़ी पहनता है ना, हिंदू धर्म में तिलक लगाता है या मोछ रखता है या टिकी रखता है, वो सब अपना रख सकते हो। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कि अपना मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, अपना यज्ञ करवा सकते हो, हवन करवा सकते हो, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया, धार्मिक कार्य हो गया और इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। 27 में क्या है, धार्मिक कार्य के लिए टैक्स, धार्मिक कार्य के लिए टैक्स की कोई अनुमति नहीं है। जैसे कि अगर कोई आदमी केदारनाथ जा रहा है उसके लिए उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, कोई आदमी अगर मक्का मदीना जा रहा है उसके लिए टैक्स देना नहीं पड़ेगा ना। ये सब किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 27 में। एक आदमी था 712 ईस्वी में, ठीक है ना, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मात्र 16 साल का लड़का था। मोहम्मद बिन कासिम मात्र 16 साल का लड़का, भारत पर हमला किया और भारत को जीत भी लिया। बात समझ रहे हैं। उसने सबसे पहले भारत में लाया जजिया कर को। किस कर को लाया, जजिया। अब जजिया कर था क्या चीज, जजिया एक ऐसा टैक्स था जो कि गैर मुस्लिम से लिया जाता था, जो मुस्लिम ना हो उससे लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद ही बहुत सारे राजा आए जो कि इसको हटाया, कोई कुछ परिवर्तन कर दिया, जैसे ब्राह्मण से नहीं लेने लगा, बूढ़ा से नहीं लेने लगा, बच्चा से नहीं लेने लगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला आदमी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि क्या करता था, गैर मुस्लिम से ये टैक्स लेता था। अब गैर मुस्लिम से टैक्स लेता था, इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ सो समझना। वो जो टैक्स लेता था ना, टैक्स लेने का अपना अलग ही अथी था उसका। करता क्या था, जैसे कि अगर किसी आदमी से टैक्स लेने के लिए बुला रहा है, एक हाथ में टैक्स का रुपया और एक हाथ खाली रखता था, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बाजार में गया है टैक्स भरने के लिए, ठीक है, तो बाजार में टैक्स भरने के लिए गया, तो जो आदमी टैक्स ले रहा है वो अपना गद्दी पर बैठेगा ऊंचाई पर, और जो आदमी टैक्स दे रहा है वो क्या करेगा, एक हाथ में रुपया लेकर के जाएगा, टैक्स का रुपया, और एक हाथ क्या रखेगा, खाली रखेगा। वो जो सामने वाला आदमी जो टैक्स ले रहा है ना, वो क्या करता, रुपया ले लेता, दूसरा जो खाली हाथ उसमें थूक देता था। समझ जा, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर ही था। तो कितना राजा की पत्नी, जो राजपूत राजा था उसकी पत्नी बोली क्या, अगर आपको टैक्स देना ही है तो टैक्स दे दो भाई, ये थूकता कथेले हाथ पर। शुरुआत ऐसे हुआ था। सबसे मेन चीज ऐसा था कि इतना बड़ा घिनौना हरकत से वो टैक्स वसूलता था जजिया कर को। मोहम्मद बिन कासिम करता क्या था, एक हाथ से रुपया ले लिया, दूसरे हाथ पर क्या कर दिया, थूक दिया, रुपया को रुको गया, बेजती बेजती हो गया, दोनों काम हो गया। अब ऐसा चीज क्या है, कुछ नहीं है। अनुच्छेद 28 में क्या है, सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जितना भी सरकारी संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि सरकारी स्कूल में क्या कुरान पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। बात समझ रहे हो। अगला है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक भारत में कौन है, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज है कि ना है। और अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि अल्पसंख्यक समझ करके उसको ऐसा नहीं करेंगे कि तुम मेरे स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता है, तुम यहाँ नहीं घुस सकता है। क्या हुआ, जो जनसंख्या में कम है उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्प माने कम, संख्यक माने संख्या, जिसका संख्या कम है भारत में उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, जो मुख्य रूप से अभी मुस्लिम की श्रेणी में आ रहा है लोग। इसे सिख ईसाई, सिख तो नहीं ईसाई होंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान खोलने की आजादी। मतलब अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, जिसमें आता है मदरसा। इसमें क्या आता है, मदरसा। जो अल्पसंख्यक है अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। चलो लास्ट है संवैधानिक उपचार। एक बार 30 से 32 के ना आगे 31 में क्या था, छोड़ दिए, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। उसको कहां हटा करके रख दिया गया, 300 के ए में भाग 12
संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसको कहा गया संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है ना। देखो सबसे मेन चीज नहीं ये है, सबसे मेन चीज है संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में, सबसे मेन है। अगर इस सारे मौलिक अधिकार में, अगर इस सारे मौलिक अधिकार में किसी भी एक मौलिक अधिकार का अगर हनन हो गया, डायरेक्ट पहुंच जाओ किसके पास, अनुच्छेद 32 के पास, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 के पास देखो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे माने सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इसका इलाज करेगा। उपचार माने क्या, इलाज करना, तो प्रकार से इलाज करेगा, बात समझ रहे हो। इन्हें दुनिया के सुइया लेके इलाज करेगा, मतलब इलाज का उपचार करेगा उसका, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। जब मौलिक अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, तो क्या प्रकार का रिट जारी करेगा, 5 प्रकार का रिट। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, दूसरा क्या है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध, तीसरा क्या है, चौथा है उत्प्रेषण, चौथा क्या है उत्प्रेषण। और 5वां क्या है अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा। सुप्रीम कोर्ट क्या प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट कितना अनुच्छेद के तहत एक्शन लेगा, 32, और हाई कोर्ट 226। और ये एक्शन कब लेगा, जब किसी मौलिक अधिकार में क्या हो, हनन हो। जैसे कि अगर कोई मान लो कि बलात्कार करवा रहा है, कोर्ट अगर एक्शन नहीं लिया, डायरेक्ट कहां पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट कहां पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत, बात समझ रहे हो। लेकिन एक तरीका से अभी सब चीज नहीं होता है, अब ये सब चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। जिसके पास रुपया है अपना रुपया लेकर के अपना मौज में रहता है, जिसका पास रुपया नहीं है अपना दर ठोकर खाता है। अभी रिसेंटली तुम बात समझ लो कि एगो सुना होगा, कल परसों नीट का पेपर लीक हो गया, हुआ कि नहीं नीट का पेपर लीक। अब नीट का पेपर लीक हो गया, समझो जो लीक करवा रहा है कितना बड़ा मूर्ख होगा, इस तरीका से मूर्ख होगा कि नहीं होगा मूर्ख। और जो बच्चा मेहनत लगा करके अगर पढ़ रहा होगा वो की कर रहा होगा, जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई किया, एक तरीका से जिसकी माँ अपने गले का मंगलसूत्र बेच करके या गिरवी रख करके उस बच्चे को पढ़ा रही है। और इस स्थिति में अगर नीट का पेपर लीक हो गया है, कितना उसको आघात पहुंचेगा उस माँ को। कोई पिता है जो अपना जमीन गिरवी रख करके अपने बच्चे को अगर पढ़ा रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, उसका गया मेहनत, उसका क्या गया मेहनत। केरल के कोचिंग से लगातार कॉपी में प्रिंट छप गया, डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन मिल रहा था, लिख हुआ कि नहीं हुआ, लिख हुआ। और इसको संयुक्त बात क्या है, इसको कंडक्ट करवाता है NTA, इसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बात समझ जाओ। जो कि जेईई मेंस, नीट, ये सब का कॉपी चेक मतलब जो है कंडक्ट करवाता है एग्जाम, वो सब इसका क्वेश्चन बनाता है। उसका क्वेश्चन लीक हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रख देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं तो तरफ पेपर जब लीक हो जाता है, टेस्टिंग एजेंसी कथी का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रख लो नाम अपना, या तो नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी रख लो नाम, कभी ट्रस्ट करने वाला नहीं है ये चीज। चलिए यही है आजकल के जमाने में, जिसके पास रुपया है वो सबसे ऊपर है, जिसके पास रुपया नहीं है कोई कर्म का नहीं है। ये सारा का सारा मौलिक अधिकार धरा का धरा रह जाएगा। अगर रुपया है तो सब कुछ है, रुपया नहीं है तो कुछ नहीं। चलो।